अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा एमसीक्यूज़ का टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी एंजाइम। ये जो है अनीस हुसैन की जो बुक है फर्स्ट ईयर एमकेट बायोलॉजी चैप्टर 3 एंजाइम के एमसीक्यूज़ को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दे। ठीक है, और जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको इस चैनल पर हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल होगी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, जो कि क्या है हमारा एमसीक्यूज़ का है। एंजाइम के एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो नंबर 1 एमसीक्यूज़ है द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है ना, कैटालाइटिक मीन जो कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है, एंजाइम मीन कोई भी रिएक्शन है उसको स्पीड अप करता है, तो इस वजह से इसे कहते हैं कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम जो है इज रिस्ट्रिक्टेड। वो क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है टू इट्स स्मॉल, इज रिस्ट्रिक्टेड होती है टू इट्स स्मॉल पोर्शन। एक स्मॉल पोर्शन होता है, ठीक है, एंजाइम का, वहाँ पे वो कैटालाइटिक एक्टिविटी क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, तो उस स्मॉल पोर्शन को क्या कहते हैं। अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम। एक्टिव साइट, बी पैसिव, सी एलेस्टोरिक साइट और डी जो है ऑल चॉइस आर करेक्ट। तो बताएं एक्टिव साइट है या पैसिव। पैसिव साइट तो हो ही नहीं सकता। आपने क्या सुना है, आपने एलोस्टेरिक साइट सुना है और एक्टिव साइट सुना है। एक्टिव साइट जो होती है वही जो है एंजाइम की कैटालाइटिक एक्टिविटी, जो जो इस एमसीक्यूज में पूछा है ना, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है। क्यों कि द कैटालाइटिक एक्टिविटी जो है ना एंजाइम की, वो कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होती है, एक स्मॉल पोर्शन होता है एंजाइम का। सही है, जहाँ पे जो है सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, वो कौन सा पोर्शन होता है हमारा मीन एंजाइम का, वो कौन सा होता है, एक्टिव साइट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए एक्टिव साइट। ठीक है, नॉट पैसिव साइट। जबकि एलोस्टेरिक साइट जो होता है वो होता है एक्टिव साइट, मतलब एक्सेप्ट एक्टिव साइट, कोई भी साइट हो, सही है, एंजाइम का सिवाय एक्टिव साइट की कोई भी साइट जो होती है ना वो एलोस्टेरिक साइट होती है। ठीक है, चाहे वो अपोजिट हो एक्टिव साइट के। ठीक है, सो एक्टिव साइट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन जो है 2 है हमारे पास एन एक्टिवेटेड एंजाइम। एक्टिवेटेड एंजाइम यानी वो एंजाइम जो कि एक्टिवेटेड करता है। ऐसे वाले एंजाइम सभी एक्टिवेट करते हैं, तो यही कह रहे हैं कि एक्टिवेटेड एंजाइम मेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड अ कोफैक्टर। अब ये भी आपने एंजाइम का जिसने चैप्टर रीड किया होगा, सही है, या कोचिंग जिसने ली होगी उसमें जो उन्होंने सर ने जो समझाया होगा कि एक्टिवेटेड एंजाइम जो है वो किससे बना होता है, पेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब पॉलीपेप्टाइड चेन दे रहे, पॉलीपेप्टाइड चेन किस में होती है, एक सेंस की बात है। अब पॉलीपेप्टाइड चेन है ना कोफैक्टर, बच्चे परेशान, अरे ये क्या पॉलीपेप्टाइड चेन, ये क्या है कोफैक्टर। तो ये जो है वही जो आपने पढ़ा है, बस थोड़ा सा जो है ना कॉन्सेप्ट वाइज है। पॉलीपेप्टाइड चेन जैसे मैं बता चुकी हूँ कि जो है पॉलीपेप्टाइड चेन किस में होती है, प्रोटीन में होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, क्योंकि प्रोटीन के मोनोमर्स क्या है, प्रोटीन खुद एक पॉलीमर है, प्रोटीन के मोनोमर है अमाइनो एसिड। अब बहुत सारे अमाइनो एसिड जो है वो किस तरह अटैच होते हैं एक दूसरे से, पेप्टाइड, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कौन सा बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। सो बहुत सारे अमाइनो एसिड जब बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, पॉली मीन मैनी, के बहुत से पेप्टाइड बॉन्ड बने, तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे ना। तो वो जो बॉन्डिंग के जरिए जो चेन बनती है उससे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। सही, और वो बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन होता है ना। सो ये अगर प्रोटीन लिख दे या पॉलीपेप्टाइड चेन लिख दे, सो ये एक ही बात हुई, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल। अगर आपका जो है कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, सही है, आपको पता है ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताई, ये मैं अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के लेक्चर में। जिसने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया वो जाके प्लेलिस्ट से जाके देख ले। ठीक है, ओके। और कोफैक्टर देखें, कोफैक्टर जो है बेसिकली यहाँ पे नॉन प्रोटीन पार्ट की बात हो रही है। हमने यही पढ़ा था है ना बुक की लाइन में कि जो एक्टिवेटेड एंजाइम होते हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं वो बेसिकली प्रोटीन और किससे बने होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उनके पास। तो वो
एंड अ कोफैक्टर, यानी वो कह रहे हैं कि वो जो कोफैक्टर है वो क्या है, इज मीन है, वो कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट को आप क्या कहते हैं, कोएंजाइम कहते हैं, नहीं तो सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट तो नहीं, बिल्कुल नहीं, एपो एंजाइम, ये तो प्रोटीन पार्ट है, एपो एंजाइम ये भी नहीं है, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट, एंड देन करेक्ट ऑप्शन इज होलो एंजाइम, ठीक है, ऑप्शन बी का करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ओके, देन ये जो नंबर 3 है ये तो जो है बिल्कुल बुक की लाइन है, और ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कोशलैंड इन 1959 प्रपोज, कोशलैंड ने क्या प्रपोज किया था, कौन सी थ्योरी, फ्लूइड मोजाइक मॉडल या इंड्यूस फिट मॉडल या लॉक एंड की मॉडल या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मॉडल, कौन सा मॉडल है, इनमें से बताएं कौन सा मॉडल है, बताएं जल्दी से, ये तो आप खुद ही बता दें, ये तो इसमें तो कोई समझाने की बात नहीं है। कोशलैंड ने इंड्यूस फिट मॉडल को प्रपोज किया था, ठीक है, 1959 में। ईयर ईयर याद रखे या ना रखे ये तो इतना टिपिकल एमसीक्यू नहीं आ सकता, पर कोशलैंड ये याद रखिए कि कोशलैंड जो है इंड्यूस फिट मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था, प्रपोज किया था, ठीक है। एंड नंबर 4 एमसीक्यूज पर हम आते हैं। एंजाइम्स आर लार्जली इन देयर केमिकल नेचर, अब ये कह रहे हैं कि एंजाइम जो है ना, ये भी मैं बता चुकी हूँ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, जब मैं समझा रही थी तो मैंने प्रोटीन जब मैं समझा रही थी तो उसमें मैंने एग्जांपल दी थी एंजाइम्स की कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। सो चले मैंने हिंट भी दे दी आपको। एंजाइम्स आर लार्जली, यानी एंजाइम क्या होते हैं, लार्जली क्या होते हैं, इन देयर केमिकल नेचर, इन केमिकल नेचर पूछ रहे हैं एंजाइम्स की, लिपिड इन नेचर होते हैं या स्टेरॉयड होते हैं या प्रोटीनियस होते हैं, कौन से होते हैं, बिल्कुल बेसिक एमसीक्यूज़ है। जिसने मेरा लेक्चर अटेंड किया होगा लगातार, जिसने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का लेक्चर अटेंड किया होगा, बेसिकली ये एंजाइम का है, लेकिन इसकी एग्जांपल मैं दे चुकी हूँ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के, जब मैं स्टार्ट में समझा रही थी ना। सो जिसने वो लेक्चर अटेंड किया होगा उसने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, सी। करेक्ट ऑप्शन क्या है, प्रोटीनियस नेचर है एंजाइम, ठीक है। एंजाइम जिसने कोचिंग्स में या बुक रीड की होगी, ठीक है, सो उनको पता है कि एंजाइम इज प्रोटीन इन नेचर होता है, ठीक है। अच्छा, अब है नंबर 5। नंबर 5 क्या है, वो प्रपोज्ड, किसने प्रपोज की थी, लॉक एंड की मॉडल टू स्टडी एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन, यानी लॉक एंड की मॉडल में ना बाकायदा हमने यही स्टडी किया था, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन, यानी एंजाइम का किसके साथ इंटरेक्शन, सबस्ट्रेट के साथ। इस तरह से एक लॉक जो है ना की से खुलता है, इस तरह से उसमें जो है एंजाइम और सबस्ट्रेट इंटरेक्शन को लॉक एंड की मॉडल से इस तरह से मतलब बताया गया था कि जिस तरह से लॉक जो है की से खुलता है, इस तरह से सबस्ट्रेट जो है वो भी मतलब एंजाइम के ज़रिए एंजाइम के पास एक्टिव साइट पे जाके अटैच होता है, ठीक है, सबस्ट्रेट जाके एक्टिव साइट पे अटैच होता है, और हर एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही अटैच हो सकता है। जिस तरह की जो है हर की तो हर लॉक को नहीं ओपन कर सकती ना, इस तरह से हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। और वो जब अटैच हो जाती हैं तो उनकी बॉन्डिंग बनती है, और फिर वो एंजाइम जो है उस सबस्ट्रेट को क्या करता है, उसके साथ अटैच हो जाता है, बॉन्डिंग बना देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर वो दूसरे सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है, हर एंजाइम के साथ एक सबस्ट्रेट लगता है, ठीक है, जिस तरह लॉक एंड, जिस तरह की एग्जांपल में दी, तो इस वजह से इस थ्योरी को क्या कहते हैं, लॉक एंड की मॉडल। तो यही कह रहे हैं कि प्रपोज किसने किया था, चलो मैंने आपको बता भी दिया कि क्या होता है ये। अच्छा, इसको प्रपोज किया था रिचर्ड ने, ठीक है। सो ये ऑप्शन है, ये तो आपको पता है, इसमें तो कोई समझाने की बात नहीं है, मैंने थ्योरी समझा दी, बाकी लो समझा दिया इसका। ओके, 6 देखें, इन ह्यूमन बॉडी, यानी इंसानों की जो बॉडी है ना, जो जिस्म है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, जो एंजाइम है वो प्रोटीन इन नेचर है, हमारी बॉडी प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। हाई टेम्परेचर से क्या हो जाती है, डी नेचर हो जाती है, ये बात भी आपको पता ही है। सो ये कह रहे हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर बताएं किसकी एक्टिविटी के लिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए, यानी हमारे अंदर जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर बताएं, सही है, जिस पर वो क्या हो, एक्टिव हो। सो वो कौन सा टेम्परेचर है, वो है 37 डिग्री सेल्सियस, ये आपकी बुक की लाइन है, ठीक है। सो ये 37 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ का, ठीक है। सो याद रखिएगा। ओके, ऑप्टिमम पीएच बताए, ऑप्टिमम पीएच वैल्यू बताए किसके लिए, पेप्सिन के लिए। पेप्सिन इज़ अ एंजाइम जो कहाँ पाया जाता है,
विच अकर कहाँ होता है आप बताएं। विच अकर इन स्टमक, ठीक है। सो ये स्टमक में होता है पेप्सिन, ठीक है, जो कि इनएक्टिव की फॉर्म में होता है पेप्सिनोजिन। और ये किस तरह से एक्टिव होता है ये सब फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो न्यूट्रिशन का टॉपिक है ना, इंशाल्लाह मैं उसमें पढ़ाऊँगी। सो यही कह रहे हैं कि ऑप्टिमम पीएच वैल्यू जो है ना पेप्सिन की वो बताएं, और इसकी वैल्यू लिखी हुई है एंजाइम के चैप्टर में ही लिखी हुई है। ये बात नहीं कि अब मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन में इसका मतलब ये न्यूट्रिशन का एमसीक्यू तो नहीं, ये एंजाइम के जिसने एंजाइम चैप्टर जो है ना उसको रीड किया होगा, तो उसको पता होगी कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो ये बाकायदा बुक की लाइन है। ए ऑप्शन है 5.5, बी है 7.4, सी है 4.1, डी है 1.4। सो किसने बुक रीड की है वो बताएं एमसीक्यूज, इसका करेक्ट ऑप्शन बताएं कमेंट में लिख के। सही, जो देखेगा तो वो लिखे ज़रूर। सो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर पेप्सिन के लिए होती है 1.4, ठीक है। जिसने बुक रीड की होगी, जल्दी में की होगी तो उसको शायद कंफ्यूज हो वो। सो 1.4 होती है, अब याद रखेगा, ठीक है, क्योंकि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो फिर वो चीज़ भी आपको याद रह जाती है। अच्छा, अब ये इनहिबिटर्स होते हैं, एक सही है, दो इनहिबिटर, एक कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स होता है, दूसरा जो है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स होता है, ठीक है। दो इनहिबिटर होते हैं, दो टाइप्स इनहिबिटर्स की, ठीक है। सब इधर कौन सी बात है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स की बात है, ठीक है, जो कि स्टॉप करता है एन एंजाइम फ्रॉम वर्किंग बाय। अब ये कह रहा है इनहिबिटर मीन एंजाइम, इनहिबिट करना ना, एंजाइम के काम को क्या करना, इनहिबिट करना, इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, इनहिबिटर्स कहलाते हैं। सो इनहिबिटर्स की जैसे मैंने बताया कि दो टाइप्स होती है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, टू टाइप्स होती है, ठीक है। सो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स में ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स का पूछ रहे हैं कि वो स्टॉप करता है एंजाइम की एक्टिविटी, सही है, उसके काम करने को किसके ज़रिए, बाय, यानी क्या तरीका होता है उसका। तो ऑप्शन है चेंजिंग द शेप ऑफ द एंजाइम, merging with the substance state, blocking the active site of the enzyme, डी है combining with the product of the reaction। तो अब आप बताएं जिसने कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर पढ़ा होगा। सो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर बताए किस तरह काम करता है, वो ब्लॉक कर देता है एक्टिव साइट जो होती है ना एंजाइम की, जहाँ से वो सबस्ट्रेट के साथ क्या होता है, बाइंड अप होता है, उस साइट को ब्लॉक कर देता है। किस तरह से, वो खुद जाके वहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट आता है एंजाइम के पास और वो अटैच ही नहीं हो पाता, क्योंकि एक्टिव साइट क्या हुई होती है, ब्लॉक हुई होती है। तो इस तरह से एक कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर अपना काम करता है और एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप करके रखता है, ठीक है, क्योंकि सबस्ट्रेट को जाने नहीं देता उसके पास और ख़ुद जो है एक्टिव साइट पे अटैच हुआ होता है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें से करेक्ट ऑप्शन अब आप बताएं, मैंने आपको बता दिया इसका काम। अब देखिए चेंजिंग द शेप नहीं है, तो नहीं है, मर्जिंग ये भी नहीं है, ब्लॉकिंग द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 8 का, ठीक है। सो ये तो नहीं हो सकता, सी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, जैसे मैंने बताया। ओके, अब जो है हम 9 पे चलते हैं। जो 9 है हमारा, द एंजाइम आर सेंसिटिव टू, एंजाइम जो है सेंसिटिव होते हैं चेंज इन पीएच में चेंज आएगा, फिर भी एंजाइम की एक्टिविटी पर फ़र्क पड़ेगा। चेंज इन टेम्परेचर, जैसे मैंने बताया, पड़ता है फ़र्क, ठीक है। अब है सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दी। तो आप बताएं कौन सा ठीक है। एंजाइम आर सेंसिटिव होते हैं, चेंज इन पीएच, चेंज इन टेम्परेचर, बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी, क्योंकि एंजाइम या आपने चैप्टर में पढ़ा होगा वो चेंज इन पीएच पर भी अब अगर पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होगी, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एंजाइम डीनेचर भी हो सकते हैं, ठीक है। और उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसमें 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अभी जो है हमारे पास है नंबर 10 MCQs, ठीक है, जो कि क्या है, एंजाइम बी रिक्वायर्ड जिंक +2 in order to catalyze the conversion of substrate X। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एंजाइम जो है बी जो कि रिक्वायर्ड है जिंक +2 एक आयन, जो कि इन ऑर्डर टू कैटलाइज, जो कि क्या करेगा, कैटलाइज करेगा किसकी कन्वर्शन को, सबस्ट्रेट एक्स, यानी इसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है, इसकी कन्वर्जन को, यानी इसकी कन्वर्जन को कैटलाइज करेगा, ठीक है,
यानी एंजाइम को ज़रूरत है जिंक+2 की, ताकि वो इस सबस्ट्रेट को क्या करे, कन्वर्ट करे। किस में कन्वर्ट करेगा, ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट करेगा ना। सो उसकी कैटेलाइजेशन में, यानी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने के लिए जो कैटेलाइजेशन के तौर पर एंजाइम को किसकी ज़रूरत है, जिंक+2 की। ठीक है, द जिंक इज़ बेस्ट आइडेंटिफाइड एज यानी जिंक को आप बेस्ट आइडेंटिफाइड किस तरह से कर सकते हैं कि वो ये जिंक आखिर है क्या, जो कि एंजाइम को इसकी ज़रूरत है कैटेलाइज करने के लिए, किसकी कन्वर्शन को, सबस्ट्रेट की कन्वर्शन के लिए। आखिर ये एंजाइम क्या है, कोई एंजाइम है नहीं, एक्टिवेटर है, सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट तो हो ही नहीं सकता, ना ही सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट तो आपको एक्स दिया हुआ है, ज़रा सेंस भी होना चाहिए, और प्रोडक्ट तो बात ही नहीं आती प्रोडक्ट ही। अब आपको ए और बी में से बताना है। अब देखिए कोएंजाइम, जिसने एंजाइम का बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज ट्रेडिंग की होगी उसको पता होगा कोएंजाइम नहीं हो सकता, क्योंकि कोएंजाइम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये भी बुक की लाइन है। एक्टिवेटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये एक एक्टिवेटर है, सही है, आइन है पर ये एक्टिवेटर के तौर पर काम करता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन जो नंबर 10 MCQs का है वो क्या है, बी। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये 10 MCQs बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज मैंने समझाए। ठीक है, आपको कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर इस तरह बच्चों की तरह एक एक वर्ड, एक एक चीज़ नहीं समझाएगा। ठीक है, सो ये जो है चैनल मैंने आप लोगों के लिए खोला है ताकि मैं आप लोगों को बिल्कुल बच्चों की तरह ही समझाऊं और आप लोग जो है अचीव करें जो आप अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, सो अब आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरह आपको ये किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला है इस चैनल का, इस तरह से आपके भी थ्रू किसी को पता चलना चाहिए, ताकि जिस तरह आप दुआएं देते हैं उनको, उस तरह से वो भी आपको दुआएं दे। ठीक है, और साथ में मुझे भी बहुत सारी दुआएं मिले। ठीक है, सो ये आप लोगों की ही मेहरबानी है, मतलब आप लोगों ने इतना पसंद किया इस चैनल को, बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया, मैं आप लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। ठीक है, और मैं आप लोगों से दोबारा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मज़ीद इस चैनल को अपने ग्रुप्स में शेयर करें, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में, और बहुत से ग्रुप्स होते हैं उनमें, सही है। और जो है जितना शेयर करेंगे उतना ही जो है आप सवाब अजर आपको मिलता रहेगा, और जो है लोगों की बहुत से स्टूडेंट की भलाई होती रहेगी। ठीक है, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। जिसने स्टार्ट में लाइक का बटन प्रेस नहीं किया था, एंड में लाइक का बटन प्रेस करना प्लीज़ ना भूलें, प्लीज़ अभी लाइक का बटन प्रेस कर दें। बहुत इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं लेकिन लाइक करने वाले बहुत ही कम होते हैं। सो ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है एक स्टूडेंट के लिए, सही है, कि वो स्टूडेंट है और वो उससे बेनिफिट हासिल कर रहा है लेकिन वो फिर भी लाइक का बटन प्रेस नहीं कर रहा। सो इट्स नॉट अ ट्रू। सो ओके, फिर मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दें और अपनी दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे याद रखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद MCQs, अनीस हुसैन की बुक के MCQs मज़ीद अपलोड करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाती हूँ। आप लोगों को पता है मैं किसी की भी रिक्वेस्ट जो है रद्द नहीं करती। ठीक है, सो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप इसको मज़ीद शेयर करें ताकि किसी न किसी का भला हो जाए, और मुझे अपनी दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें। ओके, मैं इजाज़त लेती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एंजाइम के मज़ीद जो है MCQs डिस्कस करेंगे। सो तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।